13,000 से ज़्यादा इसके पास स्टूडेंट है। इसके पास हॉस्टल और जो एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो सारी की सारी इस यूनिवर्सिटी के पास मौजूद हैं। अगर हम देखें तो फ़ी जो है वो बहुत कम है। एफएससी की जो बुक्स हैं आप उसी से अपनी तैयारी को फोकस कीजिए, आपको स्कॉलरशिप्स की तादाद भी अच्छी खासी मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एनईडी यूनिवर्सिटी कराची के बारे में। ये वो यूनिवर्सिटी है कि जो पाकिस्तान की जो पुरानी और बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से एक है। और कराची में ये इसका जो एनईडी कॉलेज था बेसिकली सबसे पहले तो ये 1921 में बना था। और उस वक्त से लेके अब तक कराची के अंदर अगर आप पुराने जितने भी लोगों को अगर आप इंजीनियर्स को मिलें और अच्छे इंजीनियर्स को मिलें तो आपको एनईडी से ही पढ़े हुए आप लोग मिलेंगे। कुछ लोग होंगे कि जो कुछ एक और इदारा था वहाँ से पढ़े होंगे, लेकिन यह है कि मेजॉरिटी जो होगी वो आपको एनईडी से पढ़ी हुई मिलेगी। ये एनईडी यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और इसके पास 450 से ज़्यादा इसके फैकल्टी मेंबर्स हैं और उसके साथ साथ 13,000 से ज़्यादा इसके पास स्टूडेंट है कि जो वहाँ इनरोल्ड है और वहाँ पे पढ़ रहा है। इसके पास हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बाकी इस तरह की सारी जो एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो सारी की सारी इस यूनिवर्सिटी के पास मौजूद हैं। अलबत्ता इसके पास जो मेन फैकल्टीज़ हैं उन मेन फैकल्टीज़ के अंदर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, मैनेजमेंट साइंसेस है, नेचुरल साइंसेस है, आर्किटेक्चर है और उसके अलावा सोशल साइंसेस के भी कुछ प्रोग्राम्स इन्होंने अभी शुरू किए हैं। और वो यकीनन इसलिए कि जो कराची और उसके गिरदनवा में जो वहाँ की हालात और वहाँ की ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक जो पब्लिक डिमांड होती है तो बाज़ औक़ात इदारे जो हैं वो उस तरह के प्रोग्राम भी शुरू करते हैं, जैसे डेवलपमेंट स्टडीज़ वगैरह ये भी इन्होंने शुरू किए हैं। तो इस लिहाज से इनकी फ़ैकल्टीज़ जो हैं उनकी तादाद इस वक्त काफ़ी हो गई है। अलबत्ता इसके वक्त अगर हम देखें तो बीएस प्रोग्राम्स की तरफ अगर हम जाएं तो 30 बीएस प्रोग्राम्स इनके यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा अगर एमएस प्रोग्राम की तरफ जाएं तो 41 और पीएचडी प्रोग्राम भी इनके पास 15 या इससे कुछ ज़्यादा जो है वो ये ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज के इस व्लॉग के अंदर हम इंशाअल्लाह आपको एनईडी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स और उसके एंट्री टेस्ट और उसके जो फीचर्स प्रोग्राम्स हैं कि जो बहुत अच्छे प्रोग्राम कंसीडर किए जाते हैं तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये सब बातें इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एनईडी के अंदर अगर हम देखें तो फ़ी जो है वो बहुत कम है। यानी ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, चूँकि पब्लिक सेक्टर है तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर इनकी फ़ी बहुत कम है। और अदर देन इंजीनियरिंग प्रोग्राम चूँकि सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स हैं, सेल्फ एनहांस बेस्ड प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं वो हैं, तो इस वजह से उनकी फ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे। लेकिन एट द सेम टाइम एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको स्कॉलरशिप्स की तादाद भी अच्छी खासी मिलती है। तो अगर हम ये देखें कि वहाँ पे स्कॉलरशिप्स की तादाद तो वो भी बहुत ज़्यादा मौजूद है और फिर लोन और फिर बाकी सहूलियात इस तरह की फ़ाइनेंशियल वो आपको वहाँ पे अच्छी मिल जाती हैं। तो उसके लिए एक सर्टन प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना होता है। और याद रखें कि स्कॉलरशिप के मामले में हर स्कॉलरशिप की अलग रिक्वायरमेंट्स, उसकी अलग डिमांड, उसकी अलग क्राइटेरिया होता है, उसी को ही फॉलो करना होता है और उसके मुताबिक ही हम इसको लेके चल सकते हैं। और स्कॉलरशिप बच्चे शिकायत करते हैं कि जी स्कॉलरशिप मिलता नहीं है या ये वो, तो मैं उसमें अक्सर जब उन केसेस को स्टडी करता हूँ तो देखता हूँ तो एक्चुअली ये होता है कि उन्होंने प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया होता और उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने प्रॉपरली प्रोसीजर को समझा भी नहीं होता। तो हमारी एक दूसरी वीडियो जो जिसके अंदर हमने बताया है कि स्कॉलरशिप को कैसे किया जाए, फिर हमने एक फॉर्म बनाकर भी साइट पे रखा है कि वेबसाइट से आप वो फॉर्म डाउनलोड कर लें, उससे यह है कि आपको ये सहूलत मिल जाएगी। अब हम आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की तरफ कि एनईडी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की एलिजिबिलिटी यानी कौन सा स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे एलिजिबल है दाखिला लेने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए।
सिंध के डोमिसाइल होगा। और उसके दूसरी चीज़ ये है कि आपने एफएससी जो है 3 साल से ज़्यादा आपकी एफएससी पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपने 3 साल पहले एफएससी की हो तो फिर आप उसके एलिजिबल होंगे। मज़ीद ये है कि आपने मैट्रिक और एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2 ये आपका सेम बोर्ड से होना चाहिए। बाद बच्चे ये करते हैं कि पार्ट 1 एक जगह से किया, पार्ट 1 दूसरी जगह से किया, तो ऐसे बच्चों जो हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पर इसमें दाखिला लेने के लिए। फिर एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी वहाँ पे दाखिला ले सकते हैं। आईसीएस के स्टूडेंट के जिन्होंने स्टैट के साथ यानी मैथ, फिज़िक्स और कंप्यूटर और स्टैट जिन्होंने रखा होता है तो ये भी कर सकते हैं। आईसीएस फिज़िक्स वाले भी बच्चे कर सकते हैं। एफएससी प्री मेडिकल के बच्चे भी कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के अंदर, और कुछ प्रोग्राम वो कि जिनके अंदर वो ऐड मैथ के साथ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से एलिजिबिलिटी उनकी हो जाती है। इवन जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर भी चूँकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है तो आप मेडिकल के बच्चे भी वहाँ पे जा सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अलबत्ता जो डीएई के स्टूडेंट हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अपनी रिज़र्व सीट्स पर ही उन्हें दाखिला मिलेगा, उन्हें बिल्कुल ओपन मेरिट पे दाखिला नहीं मिलेगा। और गिलगित बल्तिस्तान के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी वहाँ पे सीटें मौजूद हैं, वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपनी रिज़र्व सीट्स के ऊपर, ओपन मेरिट पे ऊपर वो अप्लाई नहीं कर सकते और उन्हें वहाँ पे अपनी रिज़र्व सीट्स का पता करके उसके मुताबिक ही करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद फिर कुछ एलिजिबिलिटी कुछ और तरह की भी है। मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर वो स्टूडेंट के जिन्होंने स्टैट, मैथ, इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं तो ये लोग भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसी तरह ये है कि अगर आपने आर्ट्स पढ़ा हुआ है तो आर्ट्स के लिए भी आपको आप एलिजिबल हैं उन्हीं स्पेसिफिक प्रोग्राम्स के लिए कि जो आर्ट्स या सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स होते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट के मामले में मैं अलबत्ता आपको अलग से बताऊंगा और आगे हम इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। मार्क्स के मामले में एक बात याद रखिए कि आपके मार्क्स जो हैं ओवरऑल 60% भी होने चाहिए कम से कम, और हर सब्जेक्ट के अंदर भी 60% होने चाहिए। और ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स और कुछ दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर 50% भी आपके लिए एलिजिबिलिटी है और आप उसके मुताबिक वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता यह है कि ए लेवल या किसी दूसरे सिस्टम का स्टूडेंट है, अमेरिकन है या कैनेडियन है या सऊदीया से है या कहीं और से उसने पढ़ा है तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के साथ वो वहाँ पे अप्लाई कर सकेगा और उसके मुताबिक ही वो आगे उस चीज़ को कर सकते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि हमने अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, इसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन उनका पोर्टल जो NED का पोर्टल है neduet.edu.pk/admission, आप इस एड्रेस पे जाएंगे और ये एड्रेस आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर अपनी तमाम डिटेल पुट करेंगे। और याद रखें कि डिटेल बिल्कुल सही पुट करें, एक मार्क्स का भी और किसी तरह का भी कोई चीज़ ना करें, इसलिए कि जब आपकी वेरिफिकेशन होगी आपके मार्क्स की, आपकी किसी चीज़ की, और अगर कोई भी कोई फेक कोई या ऐसी कोई चीज़ वहाँ पे सामने आई तो उसके नतीजे में फिर आपका फ्यूचर जो है वो बहुत स्पॉइल हो सकता है। तो इसलिए ऐसी किसी चीज़ से भी आप अवॉइड कीजिए और ये काम ना कीजिए। जब आप ये चीज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आप फिर दोबारा पोर्टल पे जाएंगे तो आपकी जो एडमिट कार्ड है वो वहाँ पे आ चुका होगा, उसे डाउनलोड कीजिए, उसे प्रिंट लीजिए और वो प्रिंट लेने के बाद और फिर आप उस एंट्री टेस्ट में आप जाएंगे। अच्छा, याद रखें कि एंट्री टेस्ट के पास करने के बाद जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाती है तो मेरिट लिस्ट आने के बाद उसमें आपका जब नाम आ जाएगा तो फिर आप पूरे फॉर्म को दोबारा जाके डाउनलोड करेंगे और उसका प्रिंट लेंगे। उसके साथ एनेक्सर 1 और 2 वो भी आप डाउनलोड करेंगे और एनेक्सर 1 और 2 जो है इसको ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवाएंगे और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी आप नॉर्मल गेस्टेड ऑफिसर से अटेस्टेड लेकर और उन सारों को इनक्लोज करके पूरा उसका पैकेट बना के, तो जब आपकी कॉल आएगी इंटरव्यू के और इंटरव्यू में आप अपने साथ उसे लेकर के जाएंगे।
अच्छा, अब इसके बाद हम एडमिशन के हवाले से कोई थोड़ी सी चीज़ आपको डेडलाइन का बता दें कि 30 अप्रैल उसकी डेडलाइन है अप्लाई करने की। उसके लिहाज से आपके पास टाइम काफ़ी कम है। अब आपको फौरी और थोड़ा स्पीडी इस काम को कर लेना चाहिए, और आप इस काम को करेंगे तो उसके बाद ही फिर आपके लिए पॉसिबल होगा। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपका जो एंटी टेस्ट डे है उसको आपको कैसे हैंडल करना है। एंटी टेस्ट डे के हवाले से ये कि एडमिट कार्ड प्रिंटेड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा ये कि ओरिजिनल मैट्रिक का या आपका ओ लेवल का जो भी है तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद एक बात और याद रखें कि पानी की इनटेक आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और जो एंटी टेस्ट से जस्ट पहले की रात है वो आप बहुत अच्छे तरीके से आपको नींद लेनी है। बहुत सुकून से आप सोएं और बड़े अच्छे तरीके से आप आराम करें। उसके बाद अगले दिन सुबह फ्रेश उठें और खूब मतलब लंबी नींद लेकर आप उठें ताकि आपका माइंड टोटल फ्रेश हो और हर तरह का क्वेश्चन उस चीज़ को आप कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चंस की तरफ आप जाते हैं तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस कि जो मुकम्मल तौर पे आपको आते हैं, आपके लिए कंफर्म हैं, कोई इशू नहीं है, उनको पहले आप एड्रेस कीजिए और उनको पहले कीजिए। और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन के जो आपको कम आते हैं या यानी सेकंड लाइन में हो, आप उनको कीजिए। तो इस तरह से आप ये एक टेस्ट वाले दिन को आप निपटाएंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो बाकी ये बचती है कि आपको टेस्ट के हवाले से कुछ देखिए, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है तो उसमें ये है कि आपका 100 MCQs होंगे, और 100 MCQs जो हैं इसके लिए आपको 2 घंटे टाइम मिलेगा, और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50% है। आपको 50% तो लेने ही हैं, यानी अगर इसके नीचे अगर आप गए तो फिर तो आप वैसे ही आउट हो जाएंगे, मतलब मुकाबले से ही बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है। अब उसके बाद ये है कि जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग की साइड से आएंगे या प्री मेडिकल की साइड से आएंगे, जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग की साइड से आएंगे उनका जो टेस्ट होगा, उनके टेस्ट तो सबका 4 सब्जेक्ट्स का होगा। इंग्लिश कंपलसरी है और बाकी 3 सब्जेक्ट्स हर बच्चे के अपने ग्रुप के मुताबिक होंगे। मसलन अगर आपका प्री इंजीनियरिंग है तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ आपका हो जाएगा। अगर आपका प्री मेडिकल है तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका हो जाएगा। अगर आपका कंप्यूटर है तो फिज़िक्स और मैथ और उसके साथ स्टैट आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये चीज़ आएगी। कॉमर्स के जो बच्चे आएंगे तो वो अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथ जो है इसका उनका टेस्ट होगा। यानी याद रखें कि जो आईकॉम करके बच्चे इसमें दाखिला लेने वाले होंगे उनके मुतल्लिका सब्जेक्ट्स में, मैनेजमेंट में, सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स के अंदर, या जो बिजनेस फाइनेंस और उस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए आपका अकाउंटिंग का, इकोनॉमिक्स का और बिजनेस मैथ का आपका टेस्ट होगा। जो बच्चे आर्ट्स पढ़कर आएंगे उनका इंग्लिश का टेस्ट होगा सबसे पहले, और ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट है, और उसके बाद जनरल मैथ का टेस्ट होगा और जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा। ये 3 ये होंगे और इंग्लिश कंपलसरी अलग से होगा। तो इस तरह से आपका ये चीज़ होगी। जो बच्चे सेट 1 करके आना चाहते हैं बाहर से या किसी भी जगह से वो भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मिनिमम 800 स्कोर होना लाजमी है कि आपके पास 800 का स्कोर मौजूद हो। अब एक चीज़ आती है कि भाई इसकी तैयारी के लिए कोई टिप्स क्या हो सकती हैं। तो तैयारी के लिए जो टिप्स हो सकती हैं तो उसमें यह है कि आपको सबसे पहली बात तो ये है कि कॉन्सेप्ट्स अपने मैथ और फिज़िक्स के ये स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको अच्छा सेट कीजिए, बार बार उसको रिपीट कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको दोहराइए, समझिए, उसको कॉन्सेप्ट आपके सेट होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि फार्मूलाज जितने हैं उसको आपको याद होने चाहिए और आपके माइंड में, आपके जहन में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनको सेट होना चाहिए। फिर ये कि एफएससी की जो बुक्स हैं आप उसी से अपनी तैयारी को फोकस कीजिए, वही असल बेस होगी, उसको ही अपनी जितना अच्छा आप अपनी तैयारी को उन चीज़ को सेट करेंगे वही आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे फ्रूटफुल होगा। इसी तरह इंजीनियरिंग, कॉमर्स या जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं उन्हें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और उस पर अच्छी
यानी प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि उनका एडमिशन कंफर्म हो सके। मज़ीद ये कि ग्रामर पे फोकस कीजिए और ग्रामर की मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, तो इस तरह से आपके लिए टेस्ट को करना आसान हो जाएगा। एक पॉइंट हमारा रह गया है कि इस यूनिवर्सिटी के फ़ीचर प्रोग्राम्स कौन से हैं। इस यूनिवर्सिटी के जो फ़ीचर प्रोग्राम्स हैं, नंबर 1 इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं। इंजीनियरिंग के जो मेन 4, 5, 6 प्रोग्राम्स हैं वो सारे इसके बेहतरीन प्रोग्राम्स हैं। कराची के स्टूडेंट के लिए आज भी ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। नंबर 2, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट इनका बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत शुरू से बहुत पुराना डिपार्टमेंट है और बहुत अच्छा क्वालिटी का डिपार्टमेंट है। तीसरी बात यह है कि कंप्यूटर साइंस के साइड पे अगर आप जाते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, उसके बाद फिर आपके पास साइबर सिक्योरिटी और गेमिंग। ये गेमिंग बहुत कम जगहों पे ऑफ़र होती है, तो इनके पास ये यहाँ पे ऑफ़र हो रही है और वहाँ पे आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल साइंसेस के कुछ प्रोग्राम्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स वगैरह भी ऑफ़र हो रहे हैं। तो ये प्रोग्राम्स इनके बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए आपको इसमें जाना चाहिए। एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि 30 अप्रैल इनकी डेडलाइन है और इससे पहले आखिरी दिन का इंतज़ार न कीजिए, इससे पहले आप इसको अप्लाई करें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।